इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास शख्स से, और आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो आपके सेहत से जुड़े हुए हैं। सेहत मतलब अगर पर्यावरण ठीक रहा और उद्यान ठीक रहा, जलवायु ठीक रही तो आपकी सेहत अपने आप अच्छी रहेगी, आपकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, और आपको बता दें कि आपकी सेहत से जुड़े इस जो महकमा है उसके साथ वो पहले आपके स्वास्थ्य महकमे से भी जुड़े हुए थे। MBBS किया है, लखनऊ के KGMU से MBBS कंप्लीट किया है, डॉक्टर रहे हैं और इस समय वन एवं पर्यावरण, जलवायु एवं जंतु विभाग के मंत्री हैं। हमारे साथ में अरुण सक्सेना जी। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आपके यहाँ मैंने एक चीज़ अच्छी देखी सर, आप लोग जो भी करते हैं एकदम लाजवाब करते हैं। आपने 2012 से जो चुनाव जीतना शुरू किया, हैट्रिक मार दिया आपने। ये सब हमारी बरेली की जनता का मेरे ऊपर विशेष सहयोग है जो मैं 3 दफ़ा जीता। जी, लेकिन आप डॉक्टर बनते बनते अचानक से राजनीति की तरफ कैसे देखिए मुड़ गए? ऐसा है, हम आम तौर पे जनता की सेवा अपने अंदर से हमेशा की जी। एस चिकित्सक सेवा की और उसके बाद भी, और ये जनता ने उन सेवाओं का हमें फल दिया कि हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। आप डॉक्टर बनने की राह पर थे, आपने क्वालिफाई भी किया, आपने किया, उसके बाद अचानक से राजनीति की तरफ कैसे रुख मोड़ लिया? देखिए ऐसा मेरा सेवा का हमेशा से ही वो रहा, फिर कुछ ऐसा हुआ, हमारे परिवार में थोड़ा राजनीति का माहौल था जी। हमारे फादर स्वतंत्रता संग्राम में रहे जी। और वहाँ के पार्षद भी रहे, तब नगर पालिका के मेंबर जिसे कहते हैं वो रहे, और हमारा तो हमेशा सेवा भाव रहा, राजनीति नहीं रहा। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि राजनीति में आ गए और राजनीति में जनता ने हमें बहुत सम्मान दिया, हम उसके आभारी हैं। जी, डॉक्टर भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी आपकी तरह मंत्री बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं, और हमारे यहाँ बरेली से तो कई डॉक्टर MLA हैं। जी। बरेली से 5 डॉक्टर MLA थे। वाह, ये तो आपने बढ़िया बात बता दी। 3 MBBS, 1 वेटनरी, 1 PhD, 5 डॉक्टर हम लोग जीते थे बरेली से एक बार। अभी जब सन 2022 का चुनाव हुआ, 2022 में आपको पहली बार मंत्री बनाया गया। 17 में कहाँ पे चूक हो गई? क्योंकि आप तो देखिए कोई चूक की बात नहीं, ये हमारी पार्टी ने जो तय किया, मुख्यमंत्री ने जो तय किया, बस उसके आगे कोई नहीं। काम हमने पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंत्री बने ना बने, पार्टी का काम, समाज का काम, जनता की सेवा जो कर सकते थे पहले भी किए, वही अब भी कर रहे हैं। सर आप जानते हैं कि आप तो चूँकि चिकित्सक रहे हैं और हैं भी चिकित्सक, कि अगर पर्यावरण सही रहे, प्रदूषण ना रहे तो लोगों की 5 साल उम्र बढ़ जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय था घर के अंदर चूल्हे जले करते थे जी। लकड़ी कंडे पे खाना बना करता था, और ये हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर को गैस दे दी। ये मोदी योगी हैं जिन्होंने महिलाओं की इस परेशानी समझा। ख़ास तौर से बरसात के दिनों में जब लकड़ी कंडे गीले होते थे और घरों में खाना बनता था तो धुआं बहुत होता था जी। महिलाओं को ख़ास तौर से धुएं से जूझना पड़ता था, और उनको सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारियाँ, आँख की बीमारियाँ ज़्यादा होती थी, आज नहीं है उतनी। आप लगातार पर्यावरण को लेकर के बड़ा सजग रहे हैं, जो 4 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। आप खुद अपना ही रिकॉर्ड आप ब्रेक करते हैं। पिछली बार 35 करोड़ पौधे लगाने की बात की थी, इस बार कितने करोड़ पौधे लगाने? देखिए हमारा योगी जी के कार्यकाल में 17 से, योगी जी हमारे 17 में बने हैं मुख्यमंत्री, 17 से अब तक 242 करोड़ पेड़ लग चुके हैं, और आगे आने वाला अभी टारगेट 35 करोड़ है, और मुझे उम्मीद है 35 करोड़ से कहीं ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात यह है, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। और उनके इस आह्वान पे नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान, व्यापक स्तर से सब टीचर्स, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट,
मजदूर, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता लग गई और उन्होंने इस कार्यक्रम को एक त्यौहार के रूप में मनाया। आपने जो करोड़ों पेड़ लगाने की बात, 242 करोड़ पेड़ लगाए आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, क्या ये चिंता दर्शाता है? क्योंकि देश हमारा विश्व के 6ठे नंबर पर आता है जो सबसे प्रदूषित देश है, और उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे प्रदूषित प्रदेश है। तो क्या ये वही चिंता थी जिसकी वजह से ये सारे काम आपको करने पड़े? देखिए, इस बात का बिल्कुल पूरा ख्याल है कि प्रदूषण जो है, मोदी जी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों, ज़रा सोचो कैसी दुनिया छोड़ के जाओगे आगे आने वाले बच्चों के लिए। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्यों हो रही है? टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? सन रेज ऊपर से आती हैं, धरती पे पड़ती हैं और लौटती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के होता है, इन लौटती हुई रेस को लौटने नहीं देता, वहीं के वहीं रोक देता है, जिससे धरती और गर्म होती है। और तो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का और ये ग्लोबल वार्मिंग कम करने का सबसे इम्पॉर्टेंट और नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। अगर क्योंकि पेड़ जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन दे देता है, तो पेड़ ही हमको ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे, पेड़ ही एटमॉस्फेयर को सही करेंगे और पेड़ को प्रदूषण कम, और पेड़ से ही प्रदूषण कम होगा। जी, आपने कहा 242 करोड़ पेड़ लगाए अभी तक, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष सवाल ये उठाता कि आप लोग पेड़ लगा देते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं की जाती है, कितने बचे उसमें से, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा है, ये बात मैं मानता हूँ, पेड़ कटते भी हैं, जितने कट रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लग रहे हैं। और जहाँ तक पेड़ की सुरक्षा का सवाल है, मैं उसी पर हमारे पेड़ जो पिछले 1 साल के हैं उसमें से 90% पेड़ अलाइव हैं, और टोटल पेड़ जो लगे हैं उनमें से 75 to 80%, इधर 8-9 साल में लगे हैं, 75% पेड़ जीवित हैं। और इस बात को हम ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश ने, केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर सर्वे करवाया कि भाई ग्रीनरी की क्या स्थिति है, और ये सर्वे किया फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट देहरादून की, जो इंटरनेशनल सर्वे की संस्था है, फॉरेस्ट के सर्वे, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीनरी बढ़ी है, ग्रीन कवरेज बढ़ा है, और हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर अगर ग्रीनरी बढ़ी है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ग्रीनरी सबसे ज़्यादा बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे नंबर पे आता है। तो मैं कहूँगा कि हमारा ग्रीनरी बढ़ाने में विशेष योगदान है। यूपी के अंदर 3,46,00,000 एकड़ ग्रीनरी बढ़ी है। ये जो है ये मेरा सर्वे नहीं है, ये सर्वे है फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून का, जिन्होंने पूरे देश का सर्वे करने के बाद ये बात कही है। नहीं, ऑन एन एवरेज माने तो 33% वन आरक्षित वन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय कितना? उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, इस समय हमारे देश का एवरेज जो है 22% है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तराखंड अलग हुआ, समझ लीजिए हमारा सब जंगल उधर चला गया, और यहाँ पर जंगल बहुत थोड़े बचे। पिछली सरकारों के टाइम में, आज से 10 साल पहले, मतलब ये समझ लीजिए 15 साल पहले, हमारे यहाँ का वन का एवरेज लगभग 9% के करीब था, आज 9.96% हो गया है, और मुझे उम्मीद है अगले 1 साल में 10% से ऊपर होगा। तो 9% जो पहले था वो मोदी जी के, योगी जी के कार्यकाल में 10% से ऊपर हो जाएगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है ना कि अभी भी वर्ल्ड के अगर हम 10 सबसे पोल्यूटेड शहरों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश के भी 2 से 3 शहर आते हैं, जिसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, ये शहर आते हैं। तो इनको सुधारने के लिए आप क्या करें? जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा तभी उत्तर प्रदेश के NCR में बढ़ेगा, नेशनल कैपिटल रीजन में जो हमारे शहर हैं उनमें बढ़ता है। जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जिला है, हालांकि संसदीय क्षेत्र की बात ना करके, वहाँ भी 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए थे। कहाँ तक? कहाँ पर? बनारस में। बनारस में जी, सारनाथ के पास हमारा जू है, उसके अंदर हिरन की संख्या पहले से काफ़ी बढ़ाई गई है, और उसको हम और बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आते हैं
और वो जू हमारा बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पे फुटफॉल काफ़ी है, आने वाले लोग काफ़ी हैं, और वहाँ पर हमने टोटली हर्बीवोरस एनिमल्स का रखा है। वहाँ कोई टाइगर वगैरह नहीं है। वहाँ पे जो जू है उसमें हिरन ही ज़्यादा हैं, चिड़ियाँ ज़्यादा हैं, तितलियाँ ज़्यादा हैं, ताकि वो एनिमल्स रहें। पानी जो है उसके अंदर मछलियाँ ज़्यादा हैं, और मछलियों की वजह से चिड़ियाँ बहुत आती हैं वहाँ पे, चिड़ियाँ वहाँ पे काफ़ी आती हैं। तो हमने वहाँ पर उसको जू को पहले से बेहतर किया है और बेहतर बना रहे हैं। जी, एक लखनऊ में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रोजेक्ट था आपका नाइट सफारी का, क्या हुआ उस प्रोजेक्ट में? देखिए, कहाँ तक पहुँचे? नाइट सफारी का मामला ये है, हमने कोशिश की, हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कुकरेल नाइट सफारी, और जिसके लिए हमने प्रयास किया और कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं नाइट सफारी, हिंदुस्तान की पहली नाइट सफारी, वो भी उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बनाने का हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, और मैं समझता हूँ जल्दी ही हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और इसको बनाएंगे। मतलब लोग उसका मजा ले पाएंगे, देश ज़रूर ले पाएंगे। मैंने बताया जी, लखनऊ के अंदर सिंगापुर का मजा दिलाएंगे नाइट सफारी में। वाह, क्या बात है, शानदार है। आगे बढ़ते सर, आपने तो बहुत सारा वो किया, लेकिन मुश्किल ये है कि ना अभी भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा। हमारे 49 ज़िले, 49 ज़िले जो है वो अभी पॉल्यूटेड हैं, जहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आपने भी बताया कि उत्तराखंड जब से कट गया तो यहाँ पर वनों का आवरण काफ़ी कम हो गया है, तो उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, इसके लिए काफ़ी कई विभागों से मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। एक जो पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा ऑटोमोबाइल से होता है, हमारे इंडस्ट्री से होता है, और तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको कम करने का पूरा प्रयास। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ईंट भट्टों से होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये किया जा रहा है कि उनके अंदर इस तरह के डिवाइसेस लगाई जा रही हैं कि एयर जो ऊपर निकले उसके अंदर PM 2.5 और PM 10 की मात्रा कम से कम हो, उसके अंदर डिवाइस इस तरह की लगाई जा रही है ताकि वो रोके जाएं। कार्स के अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बैटरी की कार्स चलें, पेट्रोल डीजल की कार कम चलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा। सरकार हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोत्साहन दे रही है। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि कार कम करनी पड़ेगी हमको। देखिए, ऐसा है, कार कैसे कम होगी? कार के लिए कार की बिक्री तो लगातार बढ़ रही है। बिक्री और बढ़ेगी, और हम चाह रहे हैं कार्स जो हैं बजाय डीजल और पेट्रोल के चलें, कार इलेक्ट्रिक से चलें, बैटरी से चलें, तो इस तरह से पॉल्यूशन नहीं होगा। हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, डीजल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है, एथेनॉल कम पॉल्यूटिंग है बजाय डीजल के, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि डीजल के से अलावा हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन हो हमारे इन व्हीकल्स का भी, ताकि पॉल्यूशन कम हो। आपने इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्रियल एरिया अगर हम पूरे देश की बात करें तो करीब 60 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उसमें से 1/5 अपने यूपी में ही आते हैं जो पोल्यूटेड हैं। 13 क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, उनको सही करने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एरिया में भी हम पेड़ ज़्यादा लगा रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ कम पेड़ हैं उनके यहाँ मियाँ बाकी फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। मियाँ बाकी फॉरेस्टेशन एक नई विधि है जो कि जापान में डेवलप हुई है, और मियाँ बाकी वहाँ के एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरू की। थोड़े एरिया में ज़्यादा पेड़ लगाओ तो पेड़ों में कंपटीशन होता है, पेड़ तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, वो मियाँ बाकी कहलाता है, या डेंस फॉरेस्टेशन कहते हैं। वो हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में जिनके पास जगह कम है वहाँ भी लगवाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं के वहीं पेड़ों द्वारा एब्जॉर्ब की जाए। वक्त एक ब्रेक का चल, लेकिन ब्रेक के पर जाने से पहले एक सवाल और ले लेते हैं। आपने आपकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी क्लीन एयर की, वर्ल्ड बैंक ने आपको 5000 करोड़ का वो दिया था, उसको लेकर के आपने वो योजना कितनी परवान चढ़ी? देखिए, वो योजना भी अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी तक उसके बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ थी, इंटरनेशनल, नेशनल, तो अब वो फॉर्मेलिटीज़ बहुत कुछ दूर हो गई हैं, और हम उसमें भी जल्दी ही और आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। कागज़ का काम बहुत कुछ हो गया, जल्दी ही वो आपको धरातल पे दिखेगी। चलिए सर, ये तो हो गई
वन पर्यावरण की बात, वन की बात आपने बता दिया। लखनऊ का जो जू है, जो बिल्कुल एक घने उसमें बसा हुआ है, लोगों को लग रहा था कि ये यहाँ से चला जाएगा, काफ़ी दूर चला जाएगा, तो हम कैसे इसको अपने बच्चों को जानवर दिखा पाएंगे। क्या इसको यहाँ से शिफ्ट करने का कोई इरादा है? लखनऊ का जू कहीं नहीं जाने वाला, जू यहीं रहेगा जी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में नौजवान आते हैं, बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, और जो भी टूरिस्ट आता है वो जू देखने जाता है। अब वो कहता है इतने जानवर और जू में नहीं है जितने अकेले लखनऊ के जू में हैं। तो मैं, और उसके अलावा लखनऊ में वाटरफॉल बनाए गए हैं, उन्हें और खूबसूरत बनाया गया है, वहाँ पे पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं कहूँगा लखनऊ का जू कहीं नहीं जाने वाला। लखनऊ वालों के लिए मैं यही कहूँगा, मतलब उनके लिए एक मैसेज वो यहीं रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। किसी की ये बातों में ना आए, किसी बहम में ना पड़े। जी, ये एक अच्छी बात है। आपने वेटलैंड की बात कर लेते हैं। चिड़िया आती हैं बाहर से और यहाँ पर रहती हैं, बीच में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। आपने एक अभी नया एटा में एक वेटलैंड भी बनाया था जो काफ़ी फेमस रहा, क्यों? देखिए ऐसा है, वेटलैंड के बारे में मैं कहूँगा हमारे यहाँ वेटलैंड काफ़ी है और वेटलैंड के बहुत फ़ायदे हैं। जब पानी बरसता है, नदियों में बाढ़ आती है, अगर गांव में छोटे छोटे गड्ढे होंगे, तालाब होंगे, तो नदी का पानी जब गांव में आता है, बाढ़ आता है, तो वो तालाब में भर जाएगा, गांव के अंदर लोगों के घरों में नहीं जाएगा। अगर वेटलैंड नहीं होंगे तो वो लोगों के घरों में जाएगा। तो हम ये चाहते हैं हर गांव के अंदर वेटलैंड हों, और उत्तर प्रदेश के अंदर 11 वेटलैंड तो ऐसे पहले 10 थे जो रामसर साइट कहलाते हैं, जो काफ़ी बड़े हैं। और दुनिया के अंदर रामसर साइट वो हैं जो कि एक डेफिनेट क्राइटेरिया पूरा करते हैं। और पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 10 थे, सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन इंडिया, लेकिन अब ये 10 से बढ़ के 11 हो गया है। आपके पास रिजर्व, जैसे टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क है, बाकी सब बहुत, इनकी बढ़ोतरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले जी 2 टाइगर, योगी जी के समय आने से पहले सिर्फ एक था दुधवा टाइगर रिजर्व, उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना, और उसके अब जो है इस साल में हमने 2 टाइगर रिजर्व बढ़ाए, एक बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, जहाँ जंगल इस तरह से अब हमारे यहाँ 2 नहीं 4 टाइगर रिजर्व हैं, और लोग उसमें बड़ी संख्या में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये होती है ना कि जो लोग हैं, जैसे अक्सर लोग बिग कैट को देखने जाते हैं, शेर देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो टाइमिंग है वो, क्योंकि बिग कैट्स शाम को ही निकलते हैं और उस समय वो लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इस पर कुछ काम कर रहे हैं जिससे लोग बिग कैट को देख सकें? और आम तौर पे जी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अगर मैंने 10 लोग मुझसे मिल के गए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छा, और जब लौट के आए तो उनमें से 10 में 8 या 9 ने मुझसे कहा हमें टाइगर मिला। और इतना टाइगर की साइटिंग जितनी पीलीभीत में है इस समय देश के कम टाइगर रिजर्व में है। दुधवा में भी अच्छी साइटिंग हो रही है, और लोगों का कहना है एक नहीं था, हमें 3 मिले, हम 2 दिन रुके और दोनों दिन टाइगर मिला। ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे। अब वहाँ पे टाइगर्स की संख्या पहले से बहुत बढ़ गई है, जो संख्या पहले 175 थी आज 215 हो गई। तो टाइगर हमारे यहाँ काफ़ी बड़े हैं, और एनिमल हाथी भी बहुत हैं, गेंडे भी बहुत हैं, और लोगों को उनकी साइटिंग हो रही है। और दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, चित्रकूट सब जगह हो रही है, और लोग काफ़ी खुश आते हैं। अब ऐसा कर दिया है हम लोगों ने कि उनका इको सेंसिटिव जोन 1 से 2 किलोमीटर कर दिया, बजाय 10 किलोमीटर के बाद जो होटल बनते थे, अब 2 किलोमीटर की दूरी पे होटल बन सकते हैं, रेस्टोरेंट बन सकते हैं, ताकि बड़ी संख्या में लोग जाएं और उन रेस्टोरेंट्स में ठहरें, लेकिन इससे एक समस्या जी, इससे एक समस्या है कि इसमें मानव और जीव का संघर्ष काफ़ी बढ़ गया। इधर कई बार देखा गया कि बच्चियों को उठा ले जा रहा है, घर के लोगों को जानवर उठा ले जाता है। देखिए ऐसा है, उसको भी हमने रोकने का पूरा प्रयास किया है। आप ये बात सही कह रहे हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन इसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जंगल के जानवर जंगल में रहें, बाहर ना रहें। जंगल के बाहर हम जो हैं इनके लोगों का ठहरने का हम नए नए कैमराज लगवा रहे हैं, इस तरह का इंतज़ाम कर रहे हैं कि अगर टाइगर आता है, जंगल के बाहर निकलता है, तो लोगों को पता लग जाए और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाए कि भैया टाइगर आ गया है, उनके मोबाइल पे खबर पहुँच जाए और वहाँ पे
कुछ विसिल्स आपस में बजा दी जाएं ताकि लोग समझ लें भाई खतरा है, मैन एनिमल का घर जो के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। रहो, जी। बच्चों को बाहर मत जाने दो। आगे बढ़ते सर, जलवायु की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने कहा था अभी कि जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा चुके हैं और अगले 2030 तक हम ये 2.4 यानी कि 2.5 तक पहुंच जाएंगे। इसको लेकर के कितना चिंतित हैं आप और क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर ना बढ़े जी। और टेम्परेचर ना बढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। ये जो पेड़ हम लगा रहे जी। हैं ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है फॉसिल फ्यूल से हो रही है, कोयला लकड़ी से हो रही है, इसको कम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सोलर लाइट लगाएं। सोलर लाइट से सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हमारी विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये एनटीपीसी है। आज देश में 56 गीगाहर्ट्ज जो है वो सोलर से ही उत्पन्न आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर इतनी ही बिजली हम एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर से करें तो आप अगर किसी थर्मल पावर पर जाएं, आप थोड़ी देर खड़े देखें, एक के बाद दूसरी मालगाड़ी, दूसरी बार तीसरी मालगाड़ी कोयले से भरी चली आ रही, तो बिजली प्रोड्यूस है। अगर हम लोग, क्योंकि बिजली भी नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आज नेसेसिटी है। जहाँ पहले घरों में पंखे खाली होते थे, पूरे घर में 1-2 पंखे हो गए, सब लोग लेट जाते थे उसमें, आज हर कमरे में एसी लगा है। यार तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हर घर का बहुत बढ़ गया। लेकिन उसकी वजह से हर घर में एसी लग गया है, एक घर में 10-10 एसी लग गए हैं, इससे एक्यूआई काफ़ी इंक्रीज कर गया है। हमारे कई जो ज़िले हैं वो गंभीर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि 200 से 400 तक वहाँ पर एक्यूआई बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को। ये बहुत से दिनों में बढ़ जाता है और उसके लिए एकमात्र हमारी भी जिम्मेदारी है, हम बिजली का फिजूल में इस्तेमाल ना करें। बिजली तभी जलाएं जब ज़रूरी हो। मोदी जी कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बिजली बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो। पानी भी निकलता है तो पंप खींचता है, बिजली लगती है। और बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है? कोयले से। तो अगर हम कम प्रोड्यूस करें बिजली कोयले वाली तो ज़्यादा अच्छा है। हम बिजली प्रोड्यूस करें सोलर वाली, और फिर इसके लिए तो हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है, बैंक से लोन भी है। बुंदेलखंड में एक बड़ा प्लांट लगाने की भी बात हुई है, कैबिनेट में इसको पास। जी हाँ, बना रहे हैं। अब अयोध्या को सोलर नगरी बना रहे हैं कि अयोध्या में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो सोलर प्रोड्यूस करें। जी। कितना गंभीर खतरा मानते हैं जलवायु परिवर्तन को? क्योंकि जो अगर 0.25 अगर डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो करीब करोड़ों पक्षी भी नष्ट हो जाते हैं, हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। समुद्र तल का पानी बढ़ रहा है, इससे आवास की भी दिक्कत हो रही है, इससे भोजन की भी दिक्कत हो रही है, इससे मानव को भी दिक्कत हो रही है। तो कितनी गंभीर समस्या। देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर हमारे ग्लेशियर पिघलते रहे तो बेमौसम बरसात होगी, और ग्लेशियर पिघलने से नदियों में बाढ़ आएगी, खेतों में बेमौसम वर्षा होगी, एग्रीकल्चर पड़ेगा। जब ज़रूरत होगी तो पानी नहीं होगा, जब ज़रूरत नहीं तो पानी, ज़मीन में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, सूखा इतना पड़ेगा, गर्मी इतनी पड़ेगी। आजकल भी आप देख रहे हैं, और गर्मी की वजह से ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, और पानी ज़्यादा आएगा तो बाढ़ आएगी, और ये नदियों का पानी समुद्र में जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने से समुद्र के किनारे के जो लोग हैं उनकी आवाज़ की समस्या होगी, उनके यहाँ समस्या, कुछ देश तो डूब जाएंगे जी। अगर इसी तरह हमारे कई इलाके डूब जाएंगे, कई इलाके हमारे डूब जाएंगे। कोस्टल एरिया जितने हैं, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब एरियाज में पानी भरने लगे। इस सब को रोकने के लिए, समुद्र का लेवल कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे ग्लेशियर्स रहें, और ग्लेशियर्स के लिए ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये है कि इतना पहले ही नुकसान कर चुका है, 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारा बुंदेलखंड काफ़ी सूखा है, पार्च लैंड है वहाँ पर। दूसरी तरफ हमारा विंध्य का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ अक्सर फ्लड आती रहती है, बाढ़ आती रहती है। तो एक तरफ लोग सूखे से परेशान हैं, दूसरी तरफ बाढ़ से परेशान हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या इसका हल है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके पास क्या योजना, आप कैसे इसको करेंगे? देखिए हमारे पास योजना ये है, एक तो पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। हमारे पास इंडस्ट्री से
जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसे कम करिए। हमारे पास जो व्हीकल्स चल रही हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करिए। एथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा 10% कर रहे थे, अब हम 20% कर रहे हैं। जी हाँ। आप वक्त इतने की ज़्यादा देता है, लेकिन चलते चलते एक सवाल और पूछ ले लेते हैं। आपने पिछली बार आपके पास जो 1900 नर्सरीज हैं उसमें 35 करोड़ पौधे लगाने की बात की थी, जिससे कि उनको लगाया जा सके सब्जी का। इस बार आपका कितना टारगेट है और कितने पौधे लगाए? इस बार हमारे पास नर्सरी के अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा पेड़ तैयार हैं जी। और हम पिछली बार के कुछ पेड़, पिछली बार भी हमने 50 करोड़ पेड़ तैयार किए थे जी। और जिसमें से लगभग 37 करोड़ पेड़ लगे और बाकी हमारे पास 13 करोड़ ऐसे हैं जो पिछली साल के हैं, उनकी ऊंचाई अभी भी 5-6 फीट है। हम चाहेंगे इस बार बड़े पेड़, हम लोगों से कहें कि बड़े पेड़ लगाओ। और मोदी जी जो कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अपने घर के अंदर ही कोशिश करो कि एनवायरनमेंट को कैसे सही रखें। कितने पेड़ लगाएंगे इस बार? कितना? इस बार 35 करोड़ का टारगेट है अभी तक, लेकिन हम इससे ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने आपको बताया, हम ये लोगों से कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो पेड़ लगाइए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो पेड़ वहीं लगाइए जहाँ पेड़ सुरक्षित हो। पेड़ आप लगा के आए, पीछे से बकरी खा गई, ऐसा पेड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे, पेड़ को पानी मिले और पेड़ बढ़े। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमको व्हीकल्स जो हैं छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए कोशिश करना चाहिए कि हम पैदल चलें, ना कि दरा सी दूर के लिए मोटरसाइकिल उठा रहे हैं। और कोशिश करना चाहिए कार्स के अंदर पूलिंग करें, बजाय अकेले जाएं, 2-3 लोग एक साथ जाएं। और बच्चों से कहूँगा, लाइफ, जो मोदी जी कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ स्टाइल जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए करें और उसमें ज़रूरी है पैदल चलें। इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद ना करें, अपनी आदतें ऐसी रखें कि हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं मंत्री अरुण सक्सेना जी, जो हमें बता रहे हैं कि जब से उत्तराखंड हमारे यहाँ से कटा है तब से जो वन आवरण क्षेत्र है वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन उनकी तमाम कोशिश यही है कि इसको जो औसत है 33% वहाँ तक ले जाया जाए। और यही कारण है कि वो लगातार हर साल अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। और इस बार भी 35 करोड़ से बढ़कर करीब 40 करोड़ या हम कह सकते हैं 50 करोड़ पेड़ लगाने का भी उनका इरादा है। और इसको हरी भरी धरती बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसे भी रोका जा सके और साथ ही साथ में जो AQI बढ़ रहा है, तमाम दूसरी दिक्कतें हैं, उनसे भी निजात मिल सके। आप हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।